गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश कुमार। आज आप लोगों के बीच मौजूद हूं अपने यूट्यूब चैनल डीके सर बायो क्लासेस को लेकर के। आज हम लोग जो है बायोलॉजी से संबंधित कुछ ऐसे कंसेप्ट को समझेंगे जो बायोलॉजी पढ़ने में काफी मददगार होगा। मुझे लगता है कि बायोलॉजी पढ़ने से पहले इसी को समझ लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए समय जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो बायोलॉजी वर्ड है, इस बायोलॉजी वर्ड में दो जो है ग्रीक वर्ड के शब्द शामिल हैं। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, और बायोलॉजी को हम डिवाइड कर देते हैं दो भागों में। तो एक बनता है बायोज और दूसरा बनता है लॉजी। तो बायोज का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का तात्पर्य लॉगस से है। तो लॉगस का तात्पर्य होता है हमारा टू स्टडी, मतलब लाइफ टू स्टडी। तात्पर्य ये हुआ कि स्टडी ऑफ लाइफ मीन्स जीवों का अध्ययन। तो जिस विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, तो बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमको जानना है कि इस बायोलॉजी के बारे में विधिवत वर्णन किसने किया था। तो सर्वप्रथम बायोलॉजी के बारे में विधिवत वर्णन हमारे एक महान वैज्ञानिक अरिस्टोटल नाम से जाने जाते थे। उस दौर के, उस जमाने के उनसे बड़ा वैज्ञानिक अभी कोई हुआ ही नहीं है, और आज भी हम उसे अपना आदर्श मानते हैं। उस युग से लेकर के आज तक उनसे बड़ा कोई जो है बायोलॉजिस्ट हुआ ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही कुछ ऐसे सिद्धांत दिए थे जिनके सिद्धांत के जरिए बायोलॉजी को हम बहुत सरलता से समझ पाते हैं और जान पाते हैं। रह गई बात कि वर्गीकरण का आधारभूत सिद्धांत हमारा अरस्तु जी ही ने दिया था, और उन्हीं के वर्गीकरण के आधारभूत सिद्धांत के आधार पर हम नवीनतम वर्गीकरण, चाहे वो आर.एच. विक्टर का हो, चाहे वो लिनियस का हो, चाहे अन्य जो है साइंटिस्टों का, तमाम प्रकार के जो बायोलॉजिस्ट यहां आए और अपना विचार दिए, सबके सब ने जो है अरस्तु साहब को अनुसरण किया है। इसलिए हम अरस्तु जी को बायोलॉजी का पितामह कहते हैं, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु जी ही हुए। एक और रोचक बात समझ लेते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी के साथ साथ फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु जी को ही कहा जाता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी जो है अरस्तु साहब को ही कहा जाता है। अब रह गई बात कि इतनी बड़ी उपलब्धि एक ही व्यक्ति, वाह क्या बात है। हाँ, ये बात सही है, और इसलिए हम इनको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इन्होंने बायो का जो है आधारशिला ही रख दिया था। उस दौर में, उस जमाने में इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था थियोफ्रास्टस, जो थोड़ा बहुत छूटा हुआ बायोलॉजी में था, उसको थियोफ्रास्टस इनके शिष्य ने आकर के पूरा कर दिया। तो वो बहुत बड़े बॉटनिस्ट हो गए थियोफ्रास्टस महाराज। तो पहली बार उन्होंने वनस्पति के बारे में भी वर्णन करके बताया, इसलिए उन्हें बॉटनी का पितामह कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, मतलब अरस्तु के जो शिष्य हैं उन्हीं को कहा जाता है। अब देखते हैं कि ये जो है जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, ये जो तीन ब्रांचेस हैं हमारे, चूंकि बायोलॉजी के तो दो ही ब्रांच हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में भी अरस्तु साहब ने एक बेहतर जो है किताब लिखी थी उस दौर में, अपने जमाने में। उस किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमलिया, और उसी किताब में इन्होंने विशेष रूप से जो है जंतुओं के बारे में वर्णन किया था। ठीक इन्हीं के नक्शे कदम पर इनके शिष्य अरस्तु साहब ने भी एक किताब लिखी थी जिनका नाम था हिस्टोरिया एनिमलिया। अब इस किताब में इनके शिष्य थियोफ्रास्टस ने भी वनस्पतियों के बारे में वर्णन किया था, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का पितामह माना जाता है। अब ये जो है जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और क्या बोलते हैं उसको, ये जीव विज्ञान, ये सारे के सारे जो विज्ञान हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सब विज्ञान में जीवन का होना बहुत बड़ा महत्व रखता है। अब जीवन का होने का तात्पर्य ये हुआ
कि जिसमें जीव शामिल हो और उस जीव में जो है जीवन हो। अब जब जीवन है तो वो जीवित है, क्योंकि जीव का तो कोई परिभाषा नहीं है। जीव को हम कैरेक्टराइज्ड फॉर्म में देख सकते हैं, उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको आइए देखते हैं कि ये जो जीवित जीव है, लिविंग बीइंग है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं जिसके आधार पर हम इसको जीव कहते हैं। तो सबसे पहले जीवों में एक जो है गुण होता है कि वो वृद्धि करते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर होता है। बात वृद्धि की हो रही है, ग्रोथ की हो रही है। तो वो ग्रोथ करते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से और बड़े होते हैं, और एक समय ऐसी स्थिति आती है कि उनका ग्रोथ रुक जाता है, और कहीं कहीं तो ग्रोथ होता ही रहता है। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। अब हम देखते हैं कि हम जो वृद्धि करते हैं शारीरिक तौर पर करते हैं, चाहे जननीय तौर पर करते हैं या फिजिकली तौर पर करते हैं, जो कुछ भी है ये होता कैसे है। तो ये जो चीज है ये कोशिका विभाजन के थ्रू होता है। अब कोशिका क्या है, सबसे बड़ी बात यह है। तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है। कोशिका ने ही हमारे शरीर को आधारभूत दिया है, मतलब कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं आधारभूत इकाई मानी गई। और कोशिकाओं का सबसे पहले जो है विधिवत वर्णन हमारे एक वैज्ञानिक हुए थे 1665 ईस्वी में। उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था जिनका नाम था, उस थ्योरी के जो जन्मदाता थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है मृत कोशिकाओं का खोज किया था। मृत डेथ सेल का जो है इन्होंने खोज किया था, लेकिन जीवित कोशिकाओं का खोज जो है हमारा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। अब आगे बात की 1665 ईस्वी में इन्होंने जो है कार्क स्लाइस लिए, और कार्क स्लाइस का मतलब हो गया कि लकड़ी के गुटखे, और उसी के आधार पर इन्होंने अपना एक स्वयं का जो लेंस बनाए थे उसी से उसका अध्ययन किए। अध्ययन के बाद इनको पता चला कि ये जो लेंस में जो दिख रहा था, दिखा कैसे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का हनी बी के जैसे छत्ते जो बनाती हैं मधुमक्खियां, उन्हीं के आकार का जो है संरचना देखने को मिला। और उस आकार में इन्होंने पाया कि शायद कोशिकाओं का संरचना भी इसी प्रकार का हुआ होगा। इस आधार पर इन्होंने अपना जो है सेल थ्योरी दिया था। सबसे पहले इन्होंने जो लेंस बनाए थे उस लेंस से इन्होंने देखा, और उसमें एक इनकी किताब है, उनका नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में इस सेल को सेल इन्होंने नहीं कहा, इस सेल को सेलुला इन्होंने नाम दिया। बाद में सेल नाम पड़ा, उसके बारे में विधिवत बाद में बात करेंगे। इसके बाद आए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन्होंने, ये बहुत बड़े जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इसीलिए इनको माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्यों? क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में इनको पारंगत्य प्राप्त था। इन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के बारे में विधिवत बताया था। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ बीएससी में हम लोग पढ़ चुके हैं, बीएससी सेकेंड ईयर में, चूंकि वो नॉन वर्टिब्रेट था, वर्टिब्रेट हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में। चलिए बाद में बात कर लेंगे। इसके बाद इन्होंने एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित जीव में जीवित कोशिकाओं का जो है वर्णन किया था, और सबसे पहले खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका का किया, और जो हमारे रॉबर्ट हुक साहब थे उन्होंने मृत कोशिका का खोज किया हुआ था। दोनों में यही अंतर है। अंतर और बहुत सारी हैं, विधिवत बाद में पढ़ेंगे। अब हम समझ लेते हैं एक छोटी सी और बात कि हम जो जीव हैं, जीवित जीव हैं, तो हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। तो कोशिका के बारे में कौन कौन से वैज्ञानिक ने किस किस प्रकार का सिद्धांत दिया है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट हुए, जूलॉजिस्ट हुए, बॉटनिस्ट हुए, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए कोशिकाओं के बारे में। लेकिन दो वैज्ञानिक, दो जो है, एक जूलॉजिस्ट थे, एक बायोलॉजिस्ट थे, सॉरी एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे। दो वैज्ञानिकों ने, जो ब्रिटिश के रहने वाले थे, इन्होंने बहुत ही बेहतर जो है सिद्धांत दिया और बताया कि हमारी जो शरीर की संरचना है, मतलब जीवों का शरीर का संरचना है, वो कोशिकाओं से ही बना हुआ है। अब इन कोशिकाओं में अब देखा जाए कि जो बॉटनिस्ट थे उनका नाम था स्लीडेन, और दूसरे जो इनके दोस्त थे उनका नाम था स्वान।
तो स्लीडेन और श्वान कोशिका सिद्धांत दिए, एक सेल थ्योरी प्रस्तुत किए। तो वो जो सेल थ्योरी है स्लीडेन और श्वान के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें जो है स्लीडेन जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने बताया कि ऑल प्लांट मेड ऑफ सेल, सारे जो है पौधे जो है कोशिका से बने होते हैं, लेकिन इनके मित्र जो थे श्वान थे वो भी बहुत बड़े जो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि नहीं, ऑल लिविंग बीइंग। अब ऑल लिविंग बीइंग में किन्होंने दो चीज का वर्णन किया है, ऑल का नहीं वर्णन किया था। ये बताए कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल, ये दोनों में अंतर है। और इन्होंने जो जूलॉजिस्ट थे मतलब श्वान जी ने, इन्होंने बताया कि हमारे एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है, जबकि ये स्लीडेन साहब ने बताया था कि पौधों में जो है सेल वॉल पाया जाता है। ये अंतर हो गए। अब देखते हैं इसके बाद सेल थ्योरी से संबंधित कुछ विशेष जो है वर्णन हमको कर करके किन्होंने बताया, विशेष वर्णन इनका था, इनका क्या नाम था, रुडॉल्फ विर्चो। रुडॉल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में ये बताया कि ये जो हमारी कोशिकाएं हैं ये विभाजन करती हैं, मतलब सेल डिवीजन करती हैं, उसके बाद नई कोशिकाओं का निर्माण होता है जिससे हमारे शरीर का जो है निर्माण होता रहता है। और जो सेल डिवीजन होता है वो हमारे कायिक कोशिकाओं में होती है, इसलिए हम कायिक कोशिकाओं को क्या कहते हैं, कायिक कोशिकाओं को हम कह देते हैं माइटोसिस डिवीजन, मतलब समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जीवों में वृद्धि होती है। अब आते हैं कि जब जीवों में वृद्धि हो रही तो ये तो एक गुण हो गया कि जीवों में वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब हो गया कि वो आकार प्रकार में बढ़ रहे हैं, उसकी लंबाई ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। ये एक गुण हो गया किसका, जीव का। अब जीव का गुण हुआ गया, जीव को तो परिभाषित नहीं कर सकते लेकिन कैरेक्टराइज तो कर सकते हैं। जीव को जो है चारित्रिक उनका जो है गुण को जो है हम बता सकते हैं। ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुआ। अब दूसरा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन का तात्पर्य हो गया जनन से, जनन का तात्पर्य हो गया कि हम अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। जनन वह एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। अब जीवों में जनन के प्रकार बहुत सारे हैं, डिटेल में बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तीसरा क्या है कि न्यूट्रिशन हो गया। जीवन में जीवों के लिए जीवित रहने हेतु न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, एनर्जी होनी होती है। एनर्जी बहुत बड़ा रोल अदा करता है जीवों को जीवित रखने में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब चौथा गुण क्या होता है, चौथा होता है मेटाबॉलिज्म, चयापचय क्रिया बोलते हैं उसको, जो रासायनिक क्रियाएं हैं। तो ये जो है विशेष प्रकार के 4-5 गुण होते हैं। न्यूट्रिशन भी होता है, पोषण भी होता है, रिप्रोडक्शन होता है, रिस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। ये जीवों का जो है जीवित होने का लक्षण है। ये सब सारी चीजें प्रदर्शित करते हैं जीवों में कि वो जीवित है। अब आते हैं, देखते हैं कि ये जो जीवों की कोशिकाएं हैं, सेल हैं जिससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो जंतु हो, इनमें जो कोशिका होती है वो कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका तो 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार में एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और एक यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक का तात्पर्य हो गया कि जिसमें कुछ जो है सेल्स ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे और कुछ प्रेजेंट होंगे, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसा होता है कि सारे के सारे सेल्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक में सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसमें जो है डीएनए या आनुवांशिक लक्षण नाम मात्र के ही होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है डीएनए एक सर्किल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में होता है और इसमें डीएनए धागानुमा जो संरचना होती है वो स्वतंत्र होती है, पूरी तरह से खुली होती है, कोई उसके बाहरी आवरण नहीं होता है। अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि ये जो शरीर है, हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में सबसे लंबी जो है हमारे शरीर की कौन सी कोशिका है। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, नर्व सेल जिसे बोलते हैं, और वो हमारे मस्तिष्क में मौजूद होती है।
अब एक बात आती है कि सबसे जो है लॉन्गेस्ट सेल तंत्रिका तंत्र है, नर्व सेल है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा हुआ? तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल हमारा आरबीसी के नाम से जाना जाता है, रेड ब्लड सेल्स, और दूसरा हमारा स्पर्म के नाम से जाना जाता है। मगर मुझे लगता है कि ये दोनों ऑप्शन में बहुत सारी जो है कंट्रोवर्सी है इसमें, तो इसको हम छोड़ देंगे। अगर दोनों ऑप्शन आया हुआ है तो सस्पिशन है, अगर दोनों ऑप्शन आ गया तो हम स्पर्म को मारेंगे, और एक ऑप्शन आ गया तो कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है। ये जनन कोशिका होती है और मादाओं में होती है, जैसे स्पर्म पुरुषों में होता है वैसे ये ओवम डिम्ब कहलाता है, मादाओं में होती है। इस प्रकार ये छोटी सी जो है बेसिक चीज रही है, इसलिए हमने इसको बता दिया। एक बार और मैं बता दे रहा हूं कि जो हमारे शरीर की संरचना जो है कोशिकाओं से बनी हुई है, इसलिए कोशिका को आधारभूत जो है इकाई माना जाता है। और इन कोशिकाओं का पता जो है डेथ सेल्स का जो है पता 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, और इसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन्होंने जो है जीवित कोशिकाओं का खोज किया था और इन्होंने भी एक माइक्रोस्कोप अपना स्वयं का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से, विधिवत बताएंगे बाद में। और दूसरी बात मैं बता दूं कि सेल थ्योरी में स्वीडन और स्वान का जो है हम लोगों ने थ्योरी जो है देखा। एक बॉटनिस्ट थे और एक जियोलॉजिस्ट थे। जो बॉटनिस्ट थे उनका नाम था स्लीडेन था, और जो स्वान थे उनका नाम जो है वो बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट थे, और दोनों ने मिलकर के एक बेहतरीन सेल थ्योरी दिया था। उसी के आधार का आज तक हम लोग अध्ययन करते हैं। रडोल्फ विर्चॉप ने 1855 ईस्वी में ये बता दिया कि ये जो कोशिकाएं होती है ना, इनका काम होता है डिवीजन करना, सेल डिवीजन करना, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और नई कोशिकाओं को हम जन्म देते हैं। ठीक है। और अब इस सेल थ्योरी के अंतर्गत हम कोशिकाओं को जब पढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये जान लिए। बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु जी है। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु के जो शिष्य थे मतलब थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु जी को ही कहा जाता है। मतलब अरस्तु जी ने 3 जो है बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस का जो है पिता कहा जाता है अरस्तु जी को। पहला हो गया जूलॉजी, दूसरा हो गया हमारा बायोलॉजी, तीसरा हो गया हमारा एम्ब्रियोलॉजी, और बॉटनी के पिता का नाम थियोफ्रेस्टस। ठीक है, छोटी सी बात है। फिर आप अच्छा एक और बात इसमें, प्लांटेरम हिस्टोरिया नहीं, हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक जो बुक लिखा था उसने किसने लिखा था? थियोफ्रेस्टस जी ने लिखे थे। और हिस्टोरिया एनिमलिया जिन्होंने बुक लिखा था वो अरस्तु जी ने लिखा था। ठीक है।